जो क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना जो सरकार है ये लोक कल्याणकारी राज्य हेतु सरकारी योजना और उसे क्रियान्वित करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। इसे ही कहते हैं ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक शासन। हुआ क्लियर? ई गवर्नेंस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस, यानी सरकार द्वारा सूचना और संचार तकनीक का उपयोग करके नागरिकों और व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को सेवाएं प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके साथ जो प्रशासन की जो पारदर्शी है, कुशल, प्रभावी और जवाबदेह बनाना। ठीक है। और इसके जो है 4 घटक हैं। ठीक है। एक कौन सा है? एक है G2C। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा है G2B। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। तीसरा है G2G। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और अंतिम चौथा है वो है G2E। ठीक है। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये 4 घटक आपको याद होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन आपको सिंपल सा आएगा यहाँ पर कि G2C का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2B का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2G का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और G2E का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये क्वेश्चन आएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। सूचना संचार प्रणाली ICT व इंटरनेट को उपयोग से बेहतर शासन विधि प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो जस्ट इसके पहले हम बात करें, इसे कहते हैं ई गवर्नेंस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन ई गवर्नेंस नहीं है? यहाँ क्या बोला है उसने? ध्यान रखना, यहाँ नहीं है बोला है। ठीक है। यानी कि ई गवर्नेंस का कौन सा घटक नहीं है? हमने अभी तक 4 घटक पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था क्या? G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2B पढ़ा था हमने, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है। G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और एक है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। पर कहीं पर भी ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ठीक है। तो ध्यान रखना, नागरिक को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना, ये भी जो है इसका गवर्नेंस का सटीक बैठता है। ये उसका उद्देश्य है। ठीक है। नागरिक को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, जो ऑप्शन बी है ये कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी कहता है तकनीकी आधार शासन की व्यवस्था देना, ये भी सही है। ई वाणिज्य हम पढ़ रहे थे कि ई बिजनेस को भी बढ़ावा देना, ये भी सही है। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागरिक को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना ये इसके उद्देश्य में बिल्कुल शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वहां पे ऐसे ऑप्शन आपको बहुत करेंगे कंफ्यूजन। तो ध्यान रखना, जो भी घटक दिए हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को हल करना, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है आपके MPSC के 2022 में आ चुका है। गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम बताइए। ठीक है। यानी गार्टनर ने बोला है कि विकास के 4 चरण होते हैं, उसमें से कौन सा चरण ई गवर्नेंस के लिए सही है वो बताया उसने। तो देखना कि आप विकास क्यों करते हो? परिवर्तन लाने के लिए। परिवर्तन कैसे आगा? आप लेन देन करोगे उस योजनाओं को लॉन्च करने के लिए। ठीक है। उसके पहले आप बातचीत करोगे, उसके पहले सूचना मिलेगी आपको। ठीक है। तो पहली स्टेप, कहीं पर भी आपको कमी दिखती है तो पहले आपको उसकी सूचना मिलेगी। ठीक है। उसके बाद सूचना के बाद आप उस सूचना के आधार पर करोगे, बातचीत करोगे, उसके बाद उसका लेन देन करोगे और फिर वहां पे क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा सूचना, बातचीत, लेन देन, परिवर्तन। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन से हैं?
तो ध्यान रखना, ई गवर्नेंस के चार स्तंभ है। एक कौन सा है? वो है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। दूसरा कौन सा है? वो है संसाधन यानी क्या होगा? रिसोर्सेस। तीसरा कौन सा है? लोग यानी कि पीपल। और पांचवा चौथा कौन सा है? वो है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। तो जो ई गवर्नेंस है उसके चार स्तंभ है: लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। सफल ई गवर्नमेंट क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो ध्यान रखना, इसका पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? वो कह रहा है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही है, ये भी होना चाहिए, तब आप कहना चाहिए ई गवर्नेंस को ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। दूसरा है संसाधन ढांचा, ये भी सही है। तीसरा है आईसीटी साक्षर नागरिक यानी कि नागरिक को उसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप फोन पे चला रहे हो आज, अगर आपको आज जानकारी ना हो तो आप फोन पे गूगल पे यूज नहीं कर पाओगे। उस प्रकार से नागरिक साक्षर होना चाहिए। तो ये तीनों चीज है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। केंद्र राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस में कौन करता है मदद? तो वो करता है कौन? वो करता है एनआईसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है, एक होता है NIC। एन मतलब होता है नेशनल, आई मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और सी मीन्स होता है सेंटर। तो ये ध्यान रखना कि भारत सरकार को ई गवर्नेंस की शुरुआत बहुत ही छोटे रूप में 1970 में 1970 में हुई, जब सरकार को चुनाव, जनगणना, टैक्स आदि के जो डेटा थे उसको संग्रहित करना था, उसको प्रबंधन करना था, तब इसकी आवश्यकता पड़ी थी। इसके बाद सरकार ने देश में आईसीटी, ठीक है, आईसीटी की आवश्यकता को देखते हुए 1970 में ही इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की, जिसके द्वारा संचार, सूचना पर ध्यान केंद्रित किया गया। हुआ क्लियर? इसके बाद आता है 1976, 1976 में NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की स्थापना की गई। और ये जो स्थापना है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत की गई थी। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब ये ध्यान रखना कि जो एक व्यक्ति भी है उनका नाम रहा है डॉक्टर DRN शेषगिरी, ठीक है। शेषगिरी के द्वारा भारत के लिए नेटवर्क सिस्टम यानी कि NIC नेट की स्थापना कब की गई? वो की गई कब? 1987। क्या की गई थी? NIC यानी कि नेटवर्क सिस्टम नेट। हुआ क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा भारत के सभी मुख्यालय, केंद्र सरकार के विभाग, जिला मुख्यालय को आपस में जोड़ा गया था। और यह भारत सरकार की बैकबोन नेटवर्क है जो ई गवर्नेंस में सहायता करती है। इस प्रकार से पूरी कहानी थी किसकी? NIC की। तो ये ध्यान रखना, आपको पूछा है क्वेश्चन कि NIC की स्थापना कब की गई है? तो वो की गई है 1976 में। हुआ क्लियर? आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई है? तो वो की गई है 1970 में। आपसे क्वेश्चन करेगा कि NIC यानी कि नेटवर्क सिस्टम NIC नेट की स्थापना कब की गई है? तो वो की गई है 1987। हुआ क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन आपको बनना चाहिए यहाँ से। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब की गई है? बता चुका हूं इसका आंसर कि भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत बहुत ही छोटे रूप में 1970 में जब हुई, जब सरकार को लगा चुनाव, जनगणना, डेटा की जो संग्रहित करने के लिए, प्रबंधन करने की आवश्यकता महसूस हुई, तब इसकी शुरुआत की गई थी। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1970। हुआ क्लियर? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये ध्यान रखना, भारत सरकार के
सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की तैयारी की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग द्वारा। वह क्लियर ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है इसको लॉन्च किया गया था 2006 में, 2006 में से लॉन्च किया गया था। इसका संचालन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटली सेवाओं के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता और समन्वय को बढ़ावा देना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। एप्लीकेशन डेटा होस्टिंग कनेक्टिविटी क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, योजना के गठन में सरकार द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के पहलू क्या है? बता चुका था कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है इसको योजना को लॉन्च किया गया था 2006 में, ठीक है। और जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है इसके कुछ आधारभूत ढांचे थे, जैसे कि एक था स्वान, ठीक है, दूसरा था एनडीसी, तीसरा था सीएससी, चौथा था जीआई क्लाउडिंग यानी कि मेघराज, ठीक है। ये जो है इसके 4 आधारभूत ढांचे थे। इसी प्रकार से जो स्वान है इसका मतलब होता है स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो एनडीसी है इसका मतलब होता है नेशनल डेटा सेंटर। जो सीएससी है वो है कॉमन सर्विस सेंटर। जो जीआई मेघराज है ये एक ई गवर्नेंस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग ढांचा है, ई गवर्नेंस सेवाओं को तेज करने, आईटीसी ई गवर्नेंस सेवाओं को तेज करने, आईसीटी खर्च को अनुकूलित करने और बुनियादी ढांचों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, ये इसका उद्देश्य है। हुआ क्लियर? इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ध्यान रखना, ठीक है। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। क्या है? इसका आंसर बता चुका हूं मैं कि ये है जीआई क्लाउड कंप्यूटिंग मेघराज। नेशनल ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का संग्रह इस नाम से किया जाता है। तो पहले जान लीजिए कि जो नेशनल ई गवर्नेंस योजना है इसकी जो डेटा है इसको संग्रहित करते हैं और उसे नाम दिया गया है वो है सारांश। क्या है इसका आंसर? सारांश, ठीक है। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के ढांचा के अंतर्गत सभी मिशन मोड परियोजना के बारे में जानकारी संकलित करने वाले दस्तावेजों कहते हैं सारांश। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी परत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? क्या बोला यहाँ पे? ये ध्यान रखना कि यहाँ बोला इसने नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो संगठन परत है ये एक्चुअली संस्थागत ढांचा भूमिका की जिम्मेदारी निभाता है और जो तकनीकी परत है ये एक्चुअली हार्डवेयर नेटवर्क डेटा सेंटर का आदि का क्षेत्र होता है और जो उपयोग करता है ये नागरिक व्यवसाय सरकारी विभाग का एक लेयर होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी डी सी ये सभी जो है ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा है, परंतु जो सुरक्षा परत है ये इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? जस्ट पहले इसके पहले हम बता चुके हैं कि जो बैकबोन होता है भारत सरकार या राज्य सरकार का वो होता है राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि एनआईसी। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ई गवर्नेंस में ई ताला का कार्य क्या है? तो पहले समझाइए कि जो ई ताला क्या होता है। तो ये है आपका ई ताला, ठीक है। तो जो ई है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टी है इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन और जो ए है इसका मीन्स होता है एग्रीगेशन, जो दूसरा ए है उसका मतलब होता है एनालिसिस और जो एल है इसका मतलब होता है लेयर।
तो भारत सरकार का ये एक वेब पोर्टल है। क्या है? वेब पोर्टल है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न ई गवर्नेंस योजनाओं सेवाओं के तहत होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रांजैक्शन है इसके रियल टाइम को काउंट करना और विश्लेषण करना और उनका सांख्यिकी प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ई गवर्नेंस परियोजना की ई ट्रांजैक्शन पर सांख्यिकी का प्रसार करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी की बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखना, जो आईसीटी की बुनियादी ढांचे की स्थापना करने की आवश्यकता ई गवर्नमेंट के सफल क्रियान्वयन के लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ई गवर्नमेंट को सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी योजनाओं को सुगम, पारदर्शी, प्रभावी और शीघ्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक मजबूत आईसीटी आधारभूत संरचना आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन जीआईएस आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया गया है? तो वो है ऑप्शन ए लोकपथ। यह लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने विकसित किया है और इसे विकसित किया है कब? 2 जुलाई 2024 को। ठीक है। और इस मोबाइल जो ऐप है इसका उपयोग यह है, कोई भी नागरिक अगर कहीं सड़क में गड्ढा दिखता है, सड़क टूटी है, तो उसकी फोटो लेकर या उसका वीडियो सीधे लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को आसानी से भेज सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। वह क्लियर? ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसकी आपको डेट भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश का जो 2 मार्क होते हैं वहां पूछ सकता है। ध्यान रखना चीज का। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? क्या बोला है उसने? नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सीपीसी है, सीपीसी ये होता है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। जो सीपीए है इसका मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है। जो सीपीएम है इसका मतलब होता है कॉस्ट पर मिल। ठीक है। तो ये सभी जो है विज्ञापन आधारित मॉडल है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। जो सीपीसी मॉडल है वो एक्चुअली विज्ञापन आधारित मॉडल है जिसमें विज्ञापन दाताओं को हर बार भुगतान करना पड़ता है। जो सीपीए मॉडल है वो एक्चुअली जब कोई उपयोगकर्ता विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद एक विशिष्ट कार्रवाई यानी कि एक्शन करता है, जैसे कि कोई खरीदारी, फॉर्म भरना, साइन अप करना, यह सभी एक विज्ञापन आधारित राजस्व मॉडल है। सीपीएम यह मॉडल जो है विज्ञापन दाताओं को प्रति 1000 वीवर के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है, चाहे उपयोगकर्ता विज्ञापन पर क्लिक करे अथवा ना करे। यह भी एक सामान्य विज्ञापन आधारित राजस्व मॉडल है जो विशेष रूप से डिस्प्ले विज्ञापनों में उपयोग करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। तो इतना डीप मत जाना, ओनली आप सीपीएम, सीपीसी और सीपीए का फुल फॉर्म को याद होना चाहिए बस। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है पीएसयू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ई कॉमर्स पोर्टल है। तो सरकार का ई कॉमर्स पोर्टल जो पीएसयू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है उसका नाम है कोसेपे। क्या नाम है? कोसेपे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसेपे। हुआ क्लियर? ये जो है कोसेपे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पीएसयू उत्पादों के लिए एक्स्ट्रा बाजार उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। वह क्लियर है? ध्यान रखना। ई गवर्नेंस में उमंग का फुल फॉर्म क्या है? तो जो उमंग है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा विकसित किया गया है। वह क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर
विभिन्न सरकारी सेवा जैसे कि आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर, पेंशन, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस बुकिंग आदि प्रदान करना। तो ये है उमंग। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जो यू फॉर है उसका मतलब होता है यूनिफाइड, एम फॉर होगा मोबाइल, ए फॉर होगा एप्लीकेशन और एन फॉर होगा न्यू एज गवर्नेंस। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। हुआ क्लियर? उमंग के साथ एकीकृत है, हमने जस्ट इसके पहले पढ़ चुका है कि जो उमंग है बनाया क्यों गया है? ये बनाया गया है जो नागरिक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेवाओं को प्रदान करना, जैसे कि आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर, पेंशन, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस बुकिंग आदि। ठीक है, तो इसमें आधार कार्ड भी है और इसमें डिजिटल लॉकर भी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना जो ई पाठशाला है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसे एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर जो है ई बुक यानी कि डिजिटल रूप में जो बुक्स है वो रहेगी अवेलेबल, जिसका यूज़ जो है स्टूडेंट, शिक्षक और जो अभिभावक है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक पुस्तकों का एप्लीकेशन है जहाँ पर डिजिटल फॉर्म में बुक को आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा NMEICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ की गई है? तो ध्यान रखना जो NMEICT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कि N फॉर नेशनल मिशन एंड एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक परियोजना है, ठीक है, और इस परियोजना की जो लॉन्चिंग है ये कब हुई है? तो ये हुई है 3 फरवरी, ठीक है, 2009 को हुई है। हुआ क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो ICT है इसका उपयोग करके जो शिक्षा है उसमें बनाना पहुंच। ठीक है, दूसरा क्या है? उसके बाद लाना है समानता, समानता मतलब इक्वलिटी। ठीक है, तीसरा क्या है? गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। ठीक है, इन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति करना यानी कि शिक्षा तक आपकी पहुंच हो। उसके बाद जब शिक्षा प्राप्त कर लोगे आप तो सिंपल सी बात है आप में समानता जाएगी। जब समानता जाएगी तो आप सिंपल सी बात है आप गुणवत्ता में अपने आप आपको बढ़ावा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 जो उद्देश्य है इसको प्राप्त करना है ICT के माध्यम से। ठीक है, और ये सब जो है NMICT परियोजना के द्वारा हो रहा है। हुआ क्लियर? और ये परियोजना जो है शिक्षा मंत्रालय के उच्च विभाग के तहत कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा विभाग। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD की परियोजना नहीं है? क्या बोला यहाँ पर? ध्यान रखना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो ओपन फोर्स इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। जो ओपन फोर्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है, और जो ओपन सोर्स है ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये NEGD की प्रत्यक्ष परियोजना नहीं है। ठीक है, तो कभी आपसे क्वेश्चन आया कि ओपन फोर्स क्या है? तो ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका संबंध NEGD से बिल्कुल नहीं है। मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के रूप में जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजिंग के माध्यम से आप डाटा को आदान प्रदान करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा E फॉर होगा। E फॉर क्या हो जाएगा? E फॉर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, D फॉर हो जाएगा डेटा, और जो I फॉर है उसका मतलब हो जाएगा इंटरचेंज। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना।
यहाँ मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ क्या बोला है, नहीं है बोला है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो लोक मित्र है ये मध्य प्रदेश का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नहीं है। यह जो है राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई थी। हुआ क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, बाकी ऑप्शन की। जो ग्राम संपर्क है ये ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली योजना है, ठीक है। जो ज्ञान दूत है वो एक्चुअली मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है जो ई गवर्नेंस की पहल है, जिसे धार जिले में 2000 में शुरू किया गया है। कब से, ये 2000 में। कभी क्वेश्चन कर ले, ध्यान रखना ये 2000 की योजना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, हेड स्टार्टर की। जो हेड स्टार्टर है यह मध्य प्रदेश का एक आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इस प्रकार से ज्ञान संपर्क, ज्ञान दूत और हेड स्टार्टर तीनों जो है मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस के अंतर्गत है, परंतु लोक मित्र नहीं है, ये कहाँ की, राजस्थान की है। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना है, ठीक है, कौन सी है, ज्ञान दूत है, हेड स्टार है, ग्राम संपर्क है, उपरोक्त सभी यानी कि सभी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए कार्ड का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुपए। ये सभी जानते हैं आप, ठीक है। पर ध्यान रखना कि जो रुपए है ये भारत का पहला स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 8 मई, कब, 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड रुपए राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, वो है एनपीसीआई की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 2008 को हुई है। हुआ क्लियर। और ये क्या है, एक ये गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है और जो कंपनी अधिनियम है इसमें लागू होता है 1956 का। लेकिन ध्यान रखना कि अभी का जो कंपनी अधिनियम है कब का है, तो वो है 2013 का है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में, ठीक है। ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। हुआ क्लियर, ठीक है। तो ये सभी जो सेवा देता है ये कौन देता है, ये एनपीसीआई देता है, इसलिए आपको इसकी स्थापना ये आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर। इसका हेडक्वार्टर भी याद होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है, तो भारत की भू अभिलेखों की प्रथम जो ई गवर्नेंस परियोजना है वो है भूमि। इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूमि क्या है, तो ये अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना है, ये है भूमि, ठीक है। यह कर्नाटक सरकार की एक परियोजना है जो विभिन्न भूमि रिकॉर्डों को डिजिटल करने के लिए डिजाइन की गई थी। भूलेख भूमि परियोजना का एक ही हिस्सा है जो भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम करती है। हुआ क्लियर, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमाइए। तो जो ज्ञान दूत है ये है अपने प्यारा मध्य प्रदेश का, ठीक है। जो डॉक नेट है ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है। जो सारथी है ये कहाँ का है, ये राजस्थान का है। जो सेतु है ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। आप मिलान कर लेना इससे, ठीक है। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस की दक्ष परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ई गवर्नेंस और आईटी परियोजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर। इसका नाम क्या परियोजना का, इसका नाम है ई दक्ष, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण योजना, ठीक है। इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो कौन सी है, तो वो है MPSEDC,
विभाग कौन सा है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। और इसका जो परिचालन क्षेत्र है वो है राज्य के सभी जिला मुख्यालय। वह क्लियर है, ध्यान रखना। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ चुका है कि जो ई प्रोक्योरमेंट यानी कि ये सरकार टू सरकार है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरकार टू नागरिक है, सरकार टू व्यापार है, ठीक है। परंतु जो ऑप्शन डी है सरकार कर्मचारी, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ई प्रोक्योरमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट वस्तु, कार्यों और सेवाओं की खरीदी एवं बिक्री की प्रक्रिया है। वह क्लियर? इसमें टेंडर जो होते हैं, लेन देन होते हैं, ये समाजी सिंपल भाषा में जो टेंडर निकलते हैं गवर्नमेंट के, वो इसके अकॉर्डिंग लिए और बेचे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका गवर्नमेंट टू होता है, गवर्नमेंट टू नागरिक होता है, गवर्नमेंट टू व्यापारिक होता है, परंतु गवर्नमेंट टू कर्मचारी बिल्कुल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो कौन सा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एमपी ट्रेडर्स ये भी है, एम जेम ये भी है, एमपी लून ये भी है, ठीक है। परंतु जो एमपी ऑनलाइन है ये बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एमपी ऑनलाइन एक जन सुविधा और सेवा वितरण पोर्टल है। इसमें टेंडर या सरकारी खरीदी बिक्री नहीं होती। वह क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एमपी ऑनलाइन। उपभोक्ताओं के बीच सूचना वित्तीय लेन देन निम्नलिखित आमतौर पर किस व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है? तो क्या बोला यहाँ पे? उपभोक्ता के बीच सूचना वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से होता है। तो क्या होगा? बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होगा? बिजनेस टू कंज्यूमर। ये होगा ना, बी टू सी भी हो सकता है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि सी टू सी भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। बी टू बी का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। बी टू सी का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। सी टू सी का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और जी टू सी का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। हुआ क्लियर? इसे भी ध्यान रखना, ये सभी जो है आपके फुल फॉर्म को पूछ सकता है एग्जाम में। IRCTC वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? आई मतलब होता है इंडियन, आर मतलब होता है रेलवे, सी मतलब होता है कैटरिंग, एंड टी मतलब होता है टूरिज्म और सी मतलब होता है कॉरपोरेशन। ये एक वेबसाइट है जो भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट है। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वो क्लियर? सरकार की सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा शिकायत निवारण के लिए किन मुद्दों को नहीं लिया जाता? क्या बोला उसने? नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो CPGRAMS, ठीक है, के तहत जो है RTI, ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो गया न्यायालय संबंधी, न्यायालय से संबंधित मामले, ठीक है। और तीसरा हो गया धार्मिक मामले, ठीक है। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है, जो CPGRAMS के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वह क्लियर? जो CPGRAMS है ये केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली है। इसके अंतर्गत नागरिकों के लिए 24 आवर उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां वे सेवा और वितरण संबंधी किसी भी विषय के संबंध में जो लोक प्राधिकारी होता है उसके समक्ष अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ATM मशीन होता है, तो ध्यान रखना, जो ATM मशीन है इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेशन, T फॉर टेलर, M फॉर मशीन। हुआ क्लियर? दुनिया के पहले ATM का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो ये ध्यान रखना, ये किया था आविष्कार जॉन सेफर्ड बैरोन ने,
ठीक है। जॉन सेफर्ड बैरोन ऐसा व्यक्ति रहा, इसने दुनिया का पहला एटीएम बनाया था। और दुनिया का जो पहला एटीएम है ये लंदन में 1967 में लगाया गया था, ठीक है। और भारत में कब लगा है, ये लगा है 1987 को लगा है, ठीक है। और जो एटीएम होता है ये बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है उसको ठेका दे देती है बैंक, और बैंक जो ठेका मिलता है जिस कंपनी को, एटीएम कंपनी को, वो एटीएम अपने एटीएम ला देती है कहाँ पर, बैंकों के सामने या बैंकों की ब्रांच के जो भी उनकी साइड हो वहाँ पर, ठीक है। और बैंक को देना पड़ता है पैसा इनके एटीएम के बदले, और बैंकों से ये लेते हैं पैसा अपनी सेवा प्रदान करने के लिए। इस प्रकार से ये बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जो ई कॉमर्स में कई डिजिटल भुगतान पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट और प्रीपेड कार्ड, या यूपीआई या मोबाइल भुगतान, या BHIM। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी प्रकार के जो भुगतान का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल IT पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर इन सभी को पता है, आप सभी को, इसका आंसर है इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में स्थापित किया गया है। यह राज्य का सबसे बड़ा IT पार्क है और इसे मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक विभाग MPSEDC द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ई गवर्नेंस के जो सारे क्वेश्चन होते हैं 2012 से लेकर 2025 तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।